हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइफ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स हो सकता है जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल के लाइफ को इफेक्ट करेगा, है ना। मतलब कह सकते हैं कि उसको कमज़ोर करेगा, इस प्रकार से बोला जाए तो। जैसे देखिए, आप लोग जानते हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है ना, इंसुलेटिंग मटेरियल टेम्परेचर की बात अगर करते हैं उसमें हम, तो इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अर्थात ऐसा कह लीजिए कि इंसुलेटर जो होता है वो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इंसुलेटिंग मटेरियल का रेसिस्टेंस जो होगा क्या होगा, घटेगा। ये इंसुलेटर के केस में होता है। सेमीकंडक्टर की बात भी अगर करोगे तब भी वही चीज़ होगा, लेकिन कंडक्टर जो होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जिसमें कि बोला जाए तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो हमें बात करना है किसका, सिर्फ इंसुलेटर का। अरे वही तो इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, इंसुलेटिंग मटेरियल जो होगा सब तो इंसुलेटर है, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, तो टेम्परेचर आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। और सोचो कि जब इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस घटेगा तो इसका मतलब है कि इंसुलेशन भी डैमेज हो सकता है ना। दूसरा केस हम बात कर लेते हैं, अगर मान लो कि मॉइस्चर, दूसरा केस है मॉइस्चर, कह लो मॉइस्चर प्रेजेंट इन इंसुलेटिंग मटेरियल, है ना। आप ये भी जानते हो कि अगर इंसुलेटिंग मटेरियल में मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है वो, तब भी उस केस में क्या होगा, उसका इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। और इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस घटने का मतलब फिर से क्या हो सकता है कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस मतलब जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं वोल्टेज का, है ना। वोल्टेज भी देखो किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है इंसुलेटिंग मटेरियल को। ध्यान रखिएगा, बोला जाता है कि थिकनेस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल का जो डिज़ाइनिंग किया जाता है वो किस बेस पे किया जाता है, तो वोल्टेज के बेस पे किया जाता है ना। थिकनेस जो होता है इंसुलेटिंग मटेरियल का वो किस बेस पे किया जाता है, वोल्टेज के बेस पे। जितना अधिक वोल्टेज होगा उतना ही अधिक थिकनेस होगा इंसुलेटिंग मटेरियल का। तो समझिएगा यहाँ पे, अगर मान लेते हैं कि हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, अगर हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं और वोल्टेज जैसे जैसे मतलब बढ़ रहा है, कहने का ये मतलब वो हाई वोल्टेज माने अधिक वोल्ट, और अधिक वोल्टेज अगर आप अप्लाई करते हो तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इंसुलेटर जो है या इंसुलेटिंग मटेरियल है उसका रेसिस्टेंस कम होगा। और अगर इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस कम हो गया तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस है या इंसुलेटिंग जो है वो इंसुलेशन क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है ना। तो यही है कुछ फैक्टर्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, देखते रहिए कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। समझिएगा यहाँ पे, तो हेडिंग पहले आप लिख लीजिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइफ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स। इसमें पहला लिखिएगा क्या, टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर किस प्रकार से प्रभाव छोड़ता है इंसुलेटिंग मटेरियल पे, जानिएगा। ठीक, ऑलरेडी मैंने बताया कि एज वी नो दैट इंसुलेशन हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। इसको ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। इंसुलेशन जो होता है वो क्या होता है, इंसुलेशन निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है। क्या होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेसिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस, रिजल्टिंग इंसुलेशन फेल्योर में अकर। समझ गए बात को, कि चूंकि इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, अर्थात कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और अगर इंसुलेशन रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है तो ये भी हो सकता है कि जो इंसुलेशन है वो फेल्योर हो सकता है। इंसुलेशन फेल्योर कहने का मतलब कि करंट उसमें फ्लो कर सकता है। थोड़ा सा ऐसा दिमाग लगाओ कि घर में जो वायर यूज होता है वहाँ पे अगर पुअर क्वालिटी का इंसुलेशन यूज कर लिया आपने, है ना, पुअर क्वालिटी का या कम इंसुलेशन यूज कर लिए, सोचो कि जो कंडक्टर उसके अंदर जो कॉपर रहता है उसके ऊपर सिर्फ आपने क्या किया, एक पेपर लपेट दिया। पेपर भी तो इंसुलेटिंग मटेरियल है, पेपर लपेट दिया, तो पेपर क्या उसके लिए सफिशिएंट होगा। और आप उसके ऊपर पेपर लपेट के अगर आप छूते हो तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके अंदर करंट फ्लो कर जाए, और आपके अंदर करंट फ्लो कर जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि आपको शॉक लगेगा। अर्थात आप ये कह सकते हो जो पेपर आपने यूज किया है वो क्या हो गया, डैमेज हो गया होगा, तब ना करंट फ्लो कर गया आपके बॉडी में। क्लियर है, समझ रहे बात को। तो इसलिए ऐसा होता है कि वहाँ पे जो होता है हाई इंसुलेशन रेसिस्टेंस, मतलब कि पीवीसी यूज किया जाता है और वो भी थिकनेस देखो अधिक रहता है, ताकि जो इंसुलेशन है वो मेंटेन रहे। कि करंट कॉपर कंडक्टर के द्वारा फ्लो कर रहा है तो ठीक है, करने दो, लेकिन ऐसा ना हो कि जब हम वायर को टच करें तो हमारे बॉडी के थ्रू करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दे। समझ रहे बात को। तो यही चीज़ यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा, रेसिस्टेंस घटेगा तो करंट इजीली क्या होगा, फ्लो कर जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि इंसुलेशन में गेट डैमेज, है ना। वही चीज़ है यहाँ पे कि इंसुलेशन फेल्योर में अकर,
उसके बाद कहता है कि डाइलेक्ट्रिक लॉसेस भी इंक्रीज कर जाएगा। डाइलेक्ट्रिक लॉसेस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे डाइलेक्ट्रिक लॉस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, रिजल्टिंग इंसुलेशन फेल्योर में अकर। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक लॉस भी बढ़ेगा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इतने से दो ऑब्जेक्टिव आराम से बनाए जा सकते हैं, ठीक है, कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डाइलेक्ट्रिक लॉस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये हम लोग बात की किसका, टेम्परेचर का। अब दूसरा बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर जो है उसको अगर एब्जॉर्ब कर लेता है तब क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑलरेडी हमने देखा है कि कहीं पे मान लो ट्रांसफार्मर के ऑयल में ही मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लिया, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हुआ इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो होगा वो भी कम हो गया, अर्थात ये कह लीजिए कि रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर कम हो जाता है तो क्या होगा, करंट इजीली हमारा क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। मतलब इंसुलेशन डैमेज हो गया होगा तब तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, है ना, क्योंकि अगर रेसिस्टेंस कम है तो करंट तो आसानी से फ्लो करेगा, रेसिस्टेंस अधिक है तब करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन रेसिस्टेंस अगर कम है तो करंट आसानी से क्या करेगा, फ्लो करेगा। समझे मेरी बात, वही चीज़ यहाँ पे है। देखिए एज ए रिजल्टिंग मटेरियल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, जैसे जैसे जो मटेरियल है इंसुलेटिंग मटेरियल वो अगर मान लीजिए कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, रिजल्टिंग की जगह पे आप इंसुलेटिंग मटेरियल कर लीजिए, एज इंसुलेटिंग मटेरियल एब्जॉर्ब मॉइस्चर देन ऑल्सो रेसिस्टेंस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने से भी कहा जाता है कि इंसुलेटिंग मटेरियल का रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, काउजेज इंसुलेशन फेल्योर में टेक्स प्लेस। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि इंसुलेशन जो है वो फेल हो सकता है। ऐसा याद कीजिए, कभी आपने देखा होगा गांव में कि जो टोका रहता है, जो नुक्सी फंसाते हैं गांव में, कहने का ये मतलब जो टैपिंग करते हैं, फेज और न्यूट्रल जो बेयर कंडक्टर होता है गाँव में, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वहाँ से आप टैपिंग करते हैं ना, तो बांस का टुकड़ा हम लोग ले जाते हैं और उसको फिर वहाँ से फंसाते हैं, करते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बांस जो होना चाहिए या जो मतलब है वो बांस सूखा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। कभी भी आपको सलाह नहीं दिया जाता है कि बांस भीगा होना चाहिए। अगर बांस भीगा होगा इसका मतलब है कि उसका इंसुलेशन मतलब रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रेसिस्टेंस कम हो जाने की वजह से ही ऐसा हो सकता है, कब, जबकि बांस गीला होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तब जब आप मतलब जो नुक्सी फंसाते हैं ना गाँव में, जो सप्लाई के लिए घर में जो नुक्सी फंसा के घर तक लाते हैं खींच के, तो वहाँ पर जब आप फंसाने जाएंगे तो अगर कंडक्टर से टच होता है तो आसानी से आपके बॉडी के अंदर करंट फ्लो कर जाएगा ना। लेकिन वहीं पे अगर आप सूखा बांस लेके जाते हो तो सूखा बांस इज नथिंग बट क्या होगा, उसका रेसिस्टेंस अधिक होता है। और अधिक रेसिस्टेंस होने की वजह से जब आप जो टोका फंसाने जाते हो या नुक्सी फंसाने जाओगे वहाँ पे, तो आप ऐसा कह सकते हो कि करंट का प्रवाह जो होगा वो आपकी बॉडी पे नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि इंसुलेशन रेसिस्टेंस जो होता है सूखा बांस का अधिक होता है, मतलब रेसिस्टेंस जो होता है अधिक होता है, इस वजह से वो करंट को फ्लो नहीं करने देता है। बेस्ट एग्जांपल इसका आप ये समझ सकते हो। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि चप्पल पहन के हम लोग करते हैं, कोई भी काम इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए हम लोग करते हैं तो चप्पल पहन के करते हैं, चप्पल पहन कर करते हैं ना। अब चप्पल ये भी सलाह दिया जाता है कि चप्पल ड्राई होना चाहिए, भीगा हुआ चप्पल नहीं होना चाहिए। अगर भीगा चप्पल रहता है तब भी पॉसिबिलिटी रहता है, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए सूखा चप्पल रहता है, सूखा चप्पल पहन के कोई भी काम किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्या, डिपोजिशन ऑफ डस्ट और डर्ट ETC। देखो हम लोग याद करो कि ट्रांसफार्मर के केस में हम लोग बताए होंगे कि जो बुशिंग होता है उसके ऊपर डर्ट जमा नहीं होना चाहिए। याद करो, पढ़े होंगे हम लोग मेंटेनेंस में, है ना, कि जो बुशिंग होता है उस बुशिंग को हमेशा साफ़ किया जाता है। क्यों, रीज़न बताया था कि उसके ऊपर क्या होता है, डस्ट जमा हो जाता है। और जैसे डस्ट जमा हो जाएगा तो इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस अगर कम हो गया तो इसका मतलब है कि इंसुलेशन फेल्योर होने का चांसेस अधिक है या बढ़ जाएगा। ठीक यहाँ पे भी वही चीज़ है कि सराउंडिंग्स कंटेन एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग कंटेन्स एटमॉस्फेयर डस्ट डर्ट पार्टिकल। कहते हैं कि जो हवा होता है, कह लो कि जो वातावरण में या एटमॉस्फेयर जो है उसके चारों ओर जो हवा रहता है उसमें क्या रहता है, डस्ट रहता है, डर्ट रहता है, ये सब तो रहता है हवा में, है ना। और इफ़ डस्ट डर्ट डिपॉजिटेड ऑन इंसुलेटिंग मटेरियल, वही डस्ट अगर जमा हो जाता है इंसुलेटिंग मटेरियल पे, उस मटेरियल के ऊपर में अगर वह डस्ट जमा हो जाता है, इंसुलेशन रेसिस्टेंस डिक्रीजेज, काउजेज फेल्योर टेक्स प्लेस। तब क्या होगा, जो डस्ट या डर्ट होता है अगर वह जमा हो जाता है इंसुलेटिंग मटेरियल पे, तब इसका मतलब है कि उसका इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो इसका ये मतलब है, आप कह सकते हैं कि जो इंसुलेशन है वो फेल हो जाएगा। मतलब जो इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस कह लीजिए, मतलब इंसुलेशन फेल्योर हो सकता है, फेल्योर में टेक्स प्लेस।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वोल्टेज का। ठीक, वोल्टेज में क्या होता है, मैंने बोला था आपको, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे, अधिक वोल्टेज होगा तो टेम्परेचर भी अधिक होगा, और अधिक टेम्परेचर होने की वजह से रेसिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, और रेसिस्टेंस अगर घट जाता है तो इंसुलेशन क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ठीक, यहाँ पे भी देख लीजिए, इफ़ वोल्टेज इंक्रीजेज टेम्परेचर विल इंक्रीज, अगर वोल्टेज को इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। काउजेज द रेसिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज, जिसके वजह से क्या होगा, जो रेसिस्टेंस है, इंसुलेशन का रेसिस्टेंस वो क्या होगा, घट जाएगा। रिजल्टिंग इंसुलेशन में डैमेज, इसके वजह से क्या हो सकता है, इंसुलेशन डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर देने से भी आप ऐसा कह सकते हो कि इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, वो इंसुलेशन रेसिस्टेंस घट जाता है। इंसुलेशन रेसिस्टेंस घटेगा तो उसका क्या हो जाएगा, फेल्योर होने का चांस बढ़ जाता है। ध्यान दो, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन इंसुलेटिंग मटेरियल रिड्यूसेस द इंसुलेशन रेसिस्टेंस। इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल में अगर किसी प्रकार का इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, मौजूद है, मतलब उसको क्या बोल सकते हो, बेकार का चीज़ कह लो, उसमें कुछ जो कि नहीं चाहिए, है ना, इम्प्योरिटीज़ गंदगी एक तरह से होता है कह लो, मौजूद है, तो वो क्या करेगा, इंसुलेशन रेसिस्टेंस को घटा देता है। एज वेल एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, साथ साथ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी क्या कर देता है, घटा देता है। अरे इम्प्योरिटीज़ का मतलब कुछ ऐड करना है, ऐसा समझ लो, जैसे वाटर में हम ऑयल में हम लोग वाटर को ऐड कर दिए तो क्या हो गया, वाटर इम्प्योरिटीज़ हो गया, उसको हमने क्या किया, ऑयल में ऐड कर दिया। समझ रहे हैं बात को, तो वही चीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, तो जैसे जैसे हमारा इम्प्योरिटीज़ अधिक होगा तो इसका मतलब होता है कि उसका इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस कम होगा, और साथ साथ ये भी कह सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कम होगा। रिजल्टिंग इंसुलेशन फेल्योर में टेक्स प्लेस, जिसके वजह से क्या होगा, इंसुलेशन फेल हो सकता है। समझ में आई बात, इसको पहले आप एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फैक्टर पे ध्यान दीजिए, मैकेनिकल स्ट्रेस। देखिए मैकेनिकल स्ट्रेस क्या है, जनरली मैकेनिकल स्ट्रेस किस में होगा, रोटेटिंग डिवाइस में, है ना। रोटेटिंग डिवाइस जो होता है उसमें मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो सकता है। कैसे, क्योंकि रोटेटिंग डिवाइस में मैकेनिकल फोर्सेस रहता है ना। जब रोटेट करेगा तो रोटेट करने के दौरान में कुछ फोर्स जनरेट होता है, उस फोर्स के वजह से हो सकता है कुछ मैकेनिकल स्ट्रेस हो, जिसके वजह से इंसुलेटिंग मटेरियल क्रैक हो सकता है, मतलब मैकेनिकली डैमेज हो सकता है ना, क्रैक हो सकता है। इसके वजह से आप ये भी कह सकते हैं कि इंसुलेशन फेल्योर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मैकेनिकल स्ट्रेस आर डेवलप्ड इन द मटेरियल। मैकेनिकल स्ट्रेस जो होगा मटेरियल में डेवलप होगा, कौन से मटेरियल में, इंसुलेटिंग मटेरियल में। कैसे भैया, तो ड्यू टू मैकेनिकल फोर्सेस इन द रोटेटिंग मशीन, है ना। रोटेटिंग मशीन में मैकेनिकल, जैसे कहीं पे भी रोटेशन होगा तो उसमें क्या, वाइब्रेशन तो डेफिनेटली होगा, और वाइब्रेशन होगा तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसमें भी तो हो सकता है वाइब्रेशन होगा, और उसके वाइब्रेशन होने की वजह से कह लीजिए कुछ फोर्सेस होगा, और फोर्स होने की वजह से उसमें क्रैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और अगर क्रैक होता है तो क्या हो जाएगा, काउजिंग द इंसुलेटिंग मटेरियल में क्रैक, रिजल्टिंग इंसुलेशन फेल्यूर अकर्स। अगर वह क्रैक हो गया तो स्वाभाविक है कि इंसुलेशन उसका क्या हो जाएगा, इंसुलेशन रेसिस्टेंस घट जाएगा। ये भी कहा जाता है, देखो ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर का जो बुशिंग होता है ना, बुशिंग जो होता है ट्रांसफार्मर का, उस बुशिंग में भी अगर क्रैक हो जाता है तो उस बुशिंग को चेंज कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसका भी इंसुलेशन रेसिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है। या जो आप इंसुलेटर लगाते हो हाई ट्रांसमिशन लाइन में, जैसे पिन इंसुलेटर हो गया, या साइकिल इंसुलेटर हो गया, या स्ट्रैंड टाइप इंसुलेटर हो गया, इन सब में तो स्ट्रैंड वगैरह तो क्या होगा, सब मिला के ही बनाया जाता है ना, बहुत सारे इंसुलेटर को मिला के बनाया जाता है ना। तो अगर किसी भी इंसुलेटर में अगर किसी प्रकार का क्रैक हो जाता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि इंसुलेटर को रिप्लेस कर देना चाहिए, मतलब चेंज कर देना चाहिए, दूसरा इंसुलेटर वहाँ पे लगा देना चाहिए। नहीं अगर लगाते हैं तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में क्या हो जाए, फॉल्ट होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। फॉल्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि इंसुलेशन रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका घट जाएगा, जिसकी वजह से करंट अनवांटेड पाथ बना लेगा और करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। समझ रहे बात को, जो कि हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं थर्मल स्टेट। देखो थर्मल स्टेट सीधा सीधा हीट से रिलेटेड, आप जानते हैं हीट बढ़ेगा, हीट अगर बढ़ेगा तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, जैसे कंडक्टर ये मान लो, उसमें हीट बढ़ा, करंट का फ्लो बढ़ रहा है तो हीट भी बढ़ेगा, और हीट अगर बढ़ता है तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो भी तो कुछ ना कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेगा। समझ रहे बात को, और अगर वह भी कुछ न कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो स्वाभाविक है कि हीट अगर बढ़ेगा इंसुलेटिंग मटेरियल का तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस क्या होगा, उसका घटेगा, और इंसुलेशन रेसिस्टेंस घटेगा तो डेफिनेटली फेल्योर होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, हीट प्रोड्यूस्ड बाय लॉसेस इन द कंडक्टर इज एब्जॉर्ब बाय नियर बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। समझे, जो कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होता है ना, मतलब जो लॉसेस होता है कंडक्टर में, उस लॉसेस के वजह से हीट प्रोड्यूस होता है
है ना। और अगर वह लॉस हीट प्रोड्यूस करे, मतलब उस लॉस की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, इन्वायरमेंट में डिसिपेट हो जाता है। तो इन्वायरमेंट में अगर डिसिपेट होता है तो वहाँ पे जो इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, जो उस कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, तो भैया वह भी तो कुछ ना कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेगा। समझ रहे बात को। अगर वह हीट को कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करता है तो अर्थात कह सकते हो कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो समझ रहे हो ना कि रेसिस्टेंस घटेगा, डैमेज हो जाएगा, वही चीज़ है करेगा। इफ सफिशिएंट एंड प्रॉपर वेंटिलेशन एंड कूलिंग इज नॉट प्रोवाइडेड, देखो टेम्परेचर भी कब बढ़ेगा, इंसुलेटिंग मटेरियल का टेम्परेचर कब बढ़ेगा, अगर हम किसी प्रकार का कूलिंग नहीं दिए हुए हैं या वेंटिलेशन वहाँ पे नहीं है तब ना। अगर मान लो ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग बना हुआ है, ऑयल हम नहीं डाले हैं, ऑयल अगर नहीं दोगे और ऐसे ही आपने सप्लाई दे दिया तो इंसुलेशन में जो होगा उसको तो ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए तो कुछ है नहीं वहाँ पे, कूलिंग पर्पस के लिए कुछ नहीं है। मतलब कंडक्टर के ऊपर जो वाइंडिंग के ऊपर में जो इंसुलेशन लगा हुआ है उसको तो कूल करने के लिए कुछ है नहीं। तो जैसे ही कंडक्टर में हीट बढ़ेगा, मतलब करंट सप्लाई बढ़ेगा, लोड बढ़ने की वजह से करंट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, और हीट बढ़ेगा तो वो इंसुलेशन भी तो कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करेगा, और वहाँ पे आपने कूलिंग के लिए कुछ दिया ही नहीं तो क्या होगा, इंसुलेशन डैमेज। लेकिन अगर ऑयल दे दिए हो, मतलब कूलिंग के लिए आपने दिया है वहाँ पे, तब तो हीट बढ़ने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत बढ़ेगा, मतलब उस लार्ज स्केल पे तो नहीं बढ़ेगा। या मोटर में ही मान लो वाइंडिंग बना हुआ है तो उसमें एयर कूलिंग रहता है, अगर मान लो वेंटिलेशन प्रॉपरली नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा, वो गर्म होने लगेगा कि नहीं होगा, तो वहाँ इंसुलेशन भी हीट होने लगेगा। समझ रहे बात को। वही चीज़ है यहाँ पे बोल रहा है कि अगर सफिशियंट या प्रॉपर कह लो वेंटिलेशन और कूलिंग नहीं दिया जाता है, इज नॉट प्रोवाइडेड, देन द इंसुलेटिंग मटेरियल लॉसेस थर्मल स्टेबिलिटी विच रिड्यूसेस द लाइफ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। देखो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, ऑपरेटिंग कंडीशन के दौरान मान लेते हैं कि उसको 50 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट करना था, यही इसका थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब 50 डिग्री तक ये ऑपरेट कर सकता है किसी भी, मतलब बिना किसी भी डिस्टर्बेंस के 50 डिग्री तक रहेगा। लेकिन अगर वेंटिलेशन रहेगा तब की बात करें, वेंटिलेशन दिया हुआ है, कूलिंग दिया हुआ है, हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है तब। लेकिन अगर वेंटिलेशन नहीं देते हो और कूलिंग भी नहीं प्रोवाइड किया गया है तो इसका स्टेबिलिटी माने कि क्या होगा, ये 50 डिग्री से बढ़ भी तो सकता है। तो हम बनाए थे 50 के लिए, लेकिन टेम्परेचर क्या हो गया, उसका जो थर्मल स्टेबिलिटी था वो क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ ना, 50 से अधिक हो जाएगा, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन लोड। समझ रहे बात को। तो यही अगर थर्मल स्टेबिलिटी चेंज करता है, डिस्टर्ब होता है, तो विच रिड्यूसेस द लाइफ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। अब देखो यहाँ पे इंक्रीज करना चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए, कहने का मतलब मटेरियल लॉसेस थर्मल स्टेबिलिटी, जो थर्मल स्टेबिलिटी है उसको वो मतलब घट जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, इसे ऐसा बोला जा रहा है, ठीक ना। तब क्या होगा, लाइफ ऑफ इंसुलेशन मटेरियल क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। समझे मेरी बात को। कुछ और भी फैक्टर्स हैं, फॉलोइंग फैक्टर्स ऑल्सो इफेक्ट द लाइफ ऑफ इंसुलेशन। कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि इंसुलेशन की लाइफ को इफेक्ट करेगा। देख लीजिए, जैसे पुअर क्वालिटी ऑफ इंसुलेशन, इंसुलेशन का क्वालिटी अगर आपका डाउन है, ख़राब है, बेकार है, तब भी क्या होगा, उसका लाइफ तो ऐसे ही समझ रहे हैं कि बर्बाद हो जाएगा। एक आप अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करते हो गुड क्वालिटी का तो उसका लाइफ भी अच्छा होता है, और एक पुअर क्वालिटी का मतलब आप यूज़ कर रहे हो इंसुलेशन तो उसका लाइफ भी ऐसा ही होगा, है ना, कि कभी भी हो सकता है, डैमेज होने का पॉसिबिलिटी रहेगा, और आसानी से कभी भी डैमेज हो सकता है। मिस फॉर्मुलेशन, जिस फार्मूले के हिसाब से आप बना रहे हो, जैसे आप हर चीज़ तो कोई ना कोई फार्मूले से ही बना हुआ है ना, एस्बेस्टस बना हुआ है या ऑयल है, ये सब क्या है, सब तो किसी किसी बना हुआ है, तो वो अगर नहीं गलत आपने बना दिया तो क्या होगा, वो भी डैमेज प्रोवाइड सकता है। मिस ओरिएंटेशन, जैसे अब बाइंडिंग के ऊपर में हमें एक लेयर चढ़ाना इंसुलेशन का, कि 2 लेयर देना है कि 3 लेयर देना है, ये अगर मान लो जहाँ 3 लेयर देना वहाँ आपने 1 लेयर दे के क्या किया, छोड़ दिया, तो वहाँ पे मिस ओरिएंटेशन वो हो गया। समझ रहे बात को। तो यही चीज़ हो गया। अब जहाँ पे पेपर बोर्ड देना था वहाँ पे आपने दिया नहीं, जहाँ थिकनेस अधिक रखना था वहाँ आपने थिकनेस दिया नहीं, तो ये सब भी प्रोवाइड जो होगा इंसुलेशन को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंटामिनेंट्स, कंटामिनेंट्स मतलब अशुद्धि को अगर आप उसमें गुजारते हो या किसी भी प्रकार से उसमें अशुद्धि चला जाता है तो वो भी क्या होगा, इम्प्योरिटीज़। याद है, इम्प्योरिटीज़ बढ़ने से हमारा क्या होता है, रेसिस्टेंस डाउन हो जाता है। तो किसी भी प्रकार का कोई कंटामिनेंट्स अगर उसमें इंसर्ट कर जाता है तो क्या होगा, कंटामिनेंट्स इंसर्ट करने की वजह से भी इंसुलेशन रेसिस्टेंस डाउन होगा। स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन एरर, डिज़ाइन करते वक्त आपने दिया वोल्टेज बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और डिज़ाइनिंग करते टाइम में हम लोग ऐसा कर दिए कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस कम कर दिए, अधिक वोल्टेज के लिए इंसुलेशन रेसिस्टेंस कम कर दिए। तो सोच के देखो क्या होगा, अगर हाई वोल्टेज है वहाँ पे इंसुलेशन रेसिस्टेंस, जो इंसुलेशन है थिकनेस इंसुलेशन का, वो सब हमने कम कर दिया तो शॉर्ट कर जाएगा ना, है ना, शॉर्ट कर जाएगा।
तो अगर शॉर्ट करता है तो मतलब इंसुलेशन फेल्योर है, तब तो शॉर्ट करेगा, है ना। तो डिज़ाइन में भी यह ध्यान देना। और स्पेसिफिकेशन मैंने कि जो क्वालिटी से रिलेटेड हो जाएगा, जो क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए उस क्वालिटी का हमने यूज़ नहीं किया है, तब आप कह सकते हो कि वह भी इंसुलेशन रेसिस्टेंस को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। अर्थात कह सकते हो कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस का लाइफ घट जाएगा। समझ में आई बात? तो होप सो समझ में आया होगा कि कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस को प्रभावित कर सकता है ना। क्लियर है? तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।